बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की गूंज सुनाई दे रही है और तमाम सियासी जमातें अपने नए वादों और मंशूर के साथ मैदान में उतरने को हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी मुहिम का आगाज कर चुकी है। तहरीक इंसाफ भी मैदान में होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी मैदान में उतरेंगी। लेकिन क्या अवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? ये हर शख्स आज पूछ रहा है अपनी सियासी जमातों से और अपने हुक्मरानों से, क्योंकि जो भी सियासी जमात जब इंतखाबी मैदान में उतरती है उसकी बातें कुछ और होती हैं, बड़े पुरकशिश नारे होते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद एक सादा सा बहाना उनके पास होता है कि माजी की हुकूमत ने इतने हालात ख़राब कर दिए कि हमारे लिए मुल्क को संभालना मुश्किल हो गया है। गोया इसी उम्मीद पर अवाम वोट भी डालते हैं और फिर वोट डालने के बाद उन्हें इस बात का इंतज़ार रहता है कि कब उनके मसाइल हल होंगे। पिछले 3-4 सालों की अगर मैशत को देखें तो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उसके लिए बिजली के बिल अदा करने मुश्किल हैं और उसके लिए सुई गैस के बिल अदा करने मुश्किल हैं। उसके लिए घर के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी करनी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। मैशत कब संभलेगी, ये सबसे अहम सवाल है। आम आदमी के मुआशी मसाइल कब हल होंगे, ये भी आम आदमी पूछता है। इसके साथ साथ क्या गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले लोग कहीं ये रुक पाएंगे या मुसलसल दबते ही चले जाएंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात और साबिक मशीर वज़ीर आज़म के जनाब इशफाक तौला साहब। प्रोग्राम के आगाज़ में उनसे ये सारे सवाल पूछेंगे और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की जो मौजूद हैं उन्हें मुल्क से चले जाना है। क्या ये लोग इतनी जल्दी मुल्क से जा सकेंगे, इसमें भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है इतने सालों से मुकीम जो ये लोग यहाँ जायदादें बना चुके, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये अपनी जायदादें और अपना सरमाया कैसे लेकर वापस पहुँचेंगे, ये भी सवाल हैं। और साथ ही साथ ये कहना कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोग निकाले जा रहे हैं, दुरुस्त बात शायद नहीं होगी, क्योंकि तमाम गैर मुल्की उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो जिनके पास पाकिस्तान में मजीद रहने के दस्तावेजात नहीं हैं, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। उस सेगमेंट में हमारे साथ बात करेंगे ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज इशफाक तौला साहब आपसे, मुल्क की मैशत संभलेगी या नहीं संभलेगी? नारे लगे, आज शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने 16 माह में जो फैसले किए उससे सियासत को तो नुकसान पहुंचा लेकिन हमने मुल्क बचा लिया। मुल्क बच गया 16 माह में? इतनी महंगाई हुई कि लोग बिजली के बिल जलाने पर मजबूर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मलिक साहब देखें, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि 2 वजूहात होती हैं कि जहाँ पर महंगाई आती है जी। एक आपके इंटरनल इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं और एक आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल में अगर आप देखेंगे ना तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट होने की जो सबसे बड़ी वजह बनी, देखें कुछ तजियाकार अब मुझे देखा देखी कुछ कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं 2018 के करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो इसलिए था कि आप सीपैक की वजह से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, और 2022 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप अपनी जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करने लगे थे और आप ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मैं जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करके मैं लोगों को कहूँगा देखें जी मेरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उस चक्कर में आपने $9.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा दिया, और वो $9.5 अरब आज अगर मैं अपने रिजर्व में ले लूँ तो मुझे आज IMF के इस सख्त रवैये की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। और अगर वो ना होता तो आज मेरी मईशत में मैं गरीब गुरबों को वाकई, हमारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो हमारे भाई हैं जो लेस प्रिविलेज हैं, और या जो मिडिल क्लास में बात है, हम उनको और ज़्यादा तकवीत दे सकते थे, फाइनेंशियली उनको ज़्यादा स्टेबल कर सकते थे। तो ये कहना कि सियासत नहीं रियासत बचाइए, ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि सही बात थी। अगर रियासत ना बचानी होती आपको और अगर आपको सियासत करनी होती तो आप क्या करते? आप कहते यार IMF को हम प्रोग्राम नहीं करते, यार सस्ताई हम कर लेंगे, महंगाई नहीं करते और भले डिफॉल्ट कर जाए। फिर रियासत का क्या होता? आपकी एलसियां कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, आपसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये, और हम कह सकते थे बड़े आसानी से कि जी कि पिछली गवर्नमेंट ये करके गई थी, मैंने आपको फैक्ट्स फिगर दिए, ये उसी हुकूमत के अंदर उन्होंने पब्लिश किए, मैंने नहीं किए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए अगर ब्लेम गेम की बात आई
तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन मैं आपको इस बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की और कैबिनेट की ये बहुत बड़ा एक जिगर था। जब उनको कहा गया, उनको हम जैसे लोगों ने एडवाइस किया था कि आप एक काम करें कि जो उस हुकूमत ने एग्रीमेंट साइन किया IMF के साथ, तो उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो आवाम को बता दें। लेकिन ये महंगाई इतनी बढ़ाकर अगर यानी मुल्क को बचाया, रियासत को बचाया, आम आदमी का तो इसमें कोई कसूर नहीं। आम आदमी तो सवाल करता है कि मैं अब घर के अफराद को खाना कैसे खिलाऊं, बच्चों को कैसे पालूं, बिजली का बिल कैसे अदा करूं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर। देखिए, आम आदमी जो हमारा होता है ना, उसको हर वक्त सोचना चाहिए कि जी मैं किसको लेके आ रहा हूं, मैं अपना नुमाइंदा किसको चुनूंगा। देखिए, आम आदमी को सबसे बड़ा एक हमारा आपका एक गलत फहमी ये होती है कि हम ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क का ये मसला है कि मेरे घर की गटर लाइन ठीक नहीं है, मेरी रोडें नहीं बनी हुई। लेकिन तौला साहब, उसने पीपल्स पार्टी को भी चुना, PTI को भी चुना, PMLN को भी चुना, उसने तो सब लोगों को जो बड़ी पार्टियां मैं सिर्फ एक दौर पे जाता हूं, 13 से लेकर 18 में। आप खुद देख लें कि दुनिया में कम ऐसे IMF के प्रोग्राम हुए थे जो सक्सेसफुली रन हुए थे। आपका 13 से 16 का जो IMF का प्रोग्राम था, उसकी तारीफ तो उस वक्त की उसकी MD ने भी की ना, क्रिस्टिना लगार्ड ने भी, कि जी इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। उस प्रोग्राम के दौरान जो भले हमारे लोग क्रिटिसाइज करें उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सागडार साहब के ऊपर, ये आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन क्या ये जस्टिफाई है कि हम 2013 से लेकर 2018 तक रुके रहे? उससे तो हम 5 साल आगे आ चुके। तो आगे इसलिए देखिए, मैं आपको आप मुझे एक बात बताएं, आप पहली सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे ना। तो आपको तो कह दिया गया था कि आप G20 के मेंबर बन जाएंगे 2030 में। तो अगर आप मुझे एक बात बताएं, एक गलत फैसला, चाहे किसी जिद का, किसी 18 का गलत फैसला, जी मैं अब ये तो अब जबान से आम है कि जो 2018 में हमने गलत फैसला किया, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं एक बात ये कहूंगा कि यार खुदारा अब कम से कम उन गलत, देखें ये जज्बाती जो फैसले नहीं होते, मुल्क का इख्तिदार किसी को देना है, ये जज्बाती फैसला नहीं है। लेकिन क्यों इमरान खान साहब को अगर इख्तिदार मिल गया या दिया गया, कौन सी ऐसा इमरान खान साहब ने बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा नुकसान हो गया आज? सर आप मेरी बात सुने, इकोनॉमिक फोकस क्या था आप मुझे बता दें। आप शुरू कर लें, असद उमर साहब आए। असद उमर साहब 8-9 महीने तो ये सोचते रहे कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना। 16 में जो प्रोग्राम एंड हो चुका था सक्सेसफुली, अगर 18 में उनको जाना था तो फर्ज करें कि जाना है तो आप पहले फैसला कर लीजिए। नहीं गए आप, चले कोई बात नहीं। फिर उनकी जगह हमारे मोहतरम हफीज शेख साहब आए। अब देखें, पाकिस्तान की मईशत में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि हम आजमाए हुए को आजमाते हैं, फिर आजमाते हैं, फिर आजमाते हैं। और एक परफॉर्मेंस लेवल जो हमारा होता है ना, शेख साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं और उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मईशत पे। मगर पाकिस्तान की मईशत में वो पहले भी आजमाए जा चुके थे, फिर दोबारा आजमाया गया इनको, और तीसरी मरतबा भी आजमानी। तरीन साहब और शेख साहब का तजुर्बा नहीं, शेख साहब का तजुर्बा उस हद तक ठीक था। मैं आपको बता देता हूँ, शेख साहब ने उसको स्टेबल किया। जो गलती इमरान खान साहब के साथ आके गलत साबित हुआ। देखिए, सबसे पहले जो इमरान खान ने जो गलती की, 9 से 10 महीने IMF के पास ना जाने का या जाने या ना जाने का फैसला वो कर लेते। करने के बाद इसके बाद हफीज शेख ने उसको संभाला दिया। और ये मत भूलिएगा, उस वक्त कोविड था और कोविड में आपका IMF का प्रोग्राम हॉल्ट हो चुका था। वो तो आपकी रैपिड फाइनेंसिंग थी, बिकॉज ऑफ कोविड आपको मिल गई। लेकिन शौकत तरीन साहब ने आगे तो मेरा ख्याल है, लेकिन कोविड में भी आप देखें, हम देखते हैं मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आती हैं, इन्वेस्टिगेशन जिस पे हुई है कि जो पैसे दिए गए इंतहाई कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे दिए गए, जो हमें इमदाद के लिए पैसे मिले वो सरमायादार ले गए। आप एक काम करें ना, देखें आज कल मैं देख रहा था एक सोलर पैनल के ऊपर बड़ी स्टोरी आई थी एक हमारे मीडिया में, और बहुत जबरदस्त स्टोरी थी। और ये इसकी फॉरेंसिक, ये इसकी ऑडिट, आपकी टर्फ की जो ऑडिट थी वो FIA के हवाले कर दी थी नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी ने, उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। वो जरा आप मीडिया पूछे ना, FIA साहब ने कार्रवाई नहीं की सर, असेंबली ने की ना। असेंबली में कौन उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस कौन था? शहबाज शरीफ साहब ही थे ना। तो उसी असेंबली ने एक कमेटी ने, उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कार्रवाई की। लेकिन उनको पकड़ के पैसे वापस लिए जाते। सर वो तो FIA बताएगा ना खाए हैं कि नहीं खाए। तो अब आप FIA से जरा एक सवाल करें, मैं भी करूंगा, आप भी करें। दूसरा, हॉट मनी, ये जो स्कैंडल हुआ है हॉट मनी का, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हो रही है? कौन बेनिफिशियरी थे उसके? तो ये आप करवाएं ना। कौन है आप बता दें। सर मैं तो ऑडिट ही नहीं किया ना, जो ऑडिट करेगा वो बताएगा। तजिया कर दें आप मुल्क के
बेहतरीन मायरे में देखिए आप बहुत आसानी से हो जाएगी। मुझे तो कहा गया तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हमने तो आस्तीनें चढ़ा ली थी, वो बाद में रिकॉर्ड ही नहीं मिला। रिकॉर्ड आप तक नहीं पहुंचा? नहीं, हमें ऑफिशियली अगर अपॉइंट करते तो हम रिकॉर्ड लेते ना, और मैं तो फ्री काम कर रहा था, फी सबिलिल्लाह था। मगर मैं आपको नसरुल्लाह भाई एक बात बताता हूँ, ये मत भूलिएगा, आप आज 92 से 94 का उठा लें या 13 से 18 उठा लें या पहले अयूब खान साहब के दौर उठा लें, ये 2-3 दौर थे जहां पर आपकी मईशत ने वाकई तरक्की की है। 2001 से 8 आपने जो की 6 तक, उसमें आपको 9/11 का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, और जो आप कैपिटलाइज नहीं कर सके, ये आप मान लें। आप बैठे, आप लेके आए, मगर उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ करेंगे। आइंदा क्या करना है ये भूल जाए। लेकिन तोला साहब, डार साहब अच्छे हैं, चले मैनेजर भी अच्छे हैं बड़े, लेकिन डार साहब वहां से चले लंदन से, कहा मेरे चलने से पहले डॉलर की कीमत नीचे आ गई। देखिए मजे, लेकिन जब गए डॉलर कहाँ छोड़कर। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये आपने जो बड़ी अच्छी बात छेड़ी है, मैं आपके प्रोग्राम में या पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि डार साहब, उन्होंने, लोगों ने कहा कि डार साहब डॉलर मैनिपुलेट करते हैं ना, ये आप सब जबान दे आम बात हो गई थी। डार साहब ने तो औहदा भी नहीं संभाला था, 238 से 212 रुपए का डॉलर हो गया। डार साहब अगर फिर रोक नहीं पाए, फिर ऊपर जाना चाहिए, इसलिए ना कि फिर आपका IMF की कंपल्शन होगी। सर देखें, ब्लूमबर्ग ने जब छापा, वो एक इनका आर्टिकल आया था, 2 इकोनॉमिस्ट का इनका, कि पाकिस्तान के रुपये की रियल वैल्यू 244 रुपए समथिंग है। उस वक्त मैंने जब देखा उसको, हमारे यहाँ डॉलर 270 रुपए का था। तो उस वक्त, आज आप देख ले वो ब्लूमबर्ग पे वो वाला आर्टिकल मुझे निकाल के दिखा दें। 344 पे किसने पहुंचाया? तो 344 आप सट्टेबाजी थी। आप मुझे एक बात बताएं, निगरान हुकूमत ये सट्टेबाजी रोक सकती है तौला साहब? तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मैं नहीं रोक सकती। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए निगरान हुकूमत में जो स्टेक होल्डर, जो मेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं आज आपको वाकई कह रहा हूं, मैंने उनको भी यही बात की है एट ऑल लेवल, कि आपको पॉलिसीज बनानी है, ये एक्शन हैं, एक्शन से कुछ नहीं होगा। आज आप एक्शन ले लेंगे, 6 महीने के अंदर आप चले जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, वो स्टेबिलिटी नहीं कंट्रोल कर। पॉलिटिकल कंपल्शन जो है ना इस मुल्क को वो खा रहे। देखिए हर स्टेक होल्डर अपना हिस्सा मांग रहा है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, कोई भी लेवल के जो लोग हैं ना। अब मैं यकीन से कहता हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम वो जो कहते हैं ना कि एक ही बदनाम हमारी हुई है, वो सियासत हुई है। ऐसा नहीं है, आप जायजा लें। अब ये कोई, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हाँ जाहिर बात है मसले सब जगह मौजूद हैं, मगर अगर मैं आप बिल्कुल निटी ग्रिटी में जाएंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान की मईशत की जो डायरेक्शन है ना, वो ये वाली डायरेक्शन नहीं है कि 23% का इंटरेस्ट रेट होगा, ये डायरेक्शन नहीं है कि 270 रुपये का डॉलर होगा या 200, मेरे हिसाब से 260 है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं 250 है। मेरी जो कैलकुलेशन है, हमारे पास अपनी एक इकोनॉमिक रिसर्च टीम है, हम अपने फार्मूले पे चलते हैं, मेरे हिसाब से 260 है, 262 रुपये 50 पैसे ±2% हम ये कहते हैं अभी। बट इसकी नई कैलकुलेशन हमारी टीम कर रही है, क्योंकि वो डेटा भी तो सर पूरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, और उसमें काफ़ी प्रोजेक्शन होती हैं। आप कुछ और प्रोजेक्शन करेंगे, मैं कुछ और करूंगा, जब इसीलिए हम ±2% कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये डॉलर आएगा, और ये सट्टेबाजी थी। आज जिन्होंने डॉलर लिए थे 300 रुपए के और 350 रुपए के, आज वो मतम कर रहे हैं, और मतम करवाया जाए इनसे। उनको मैं कहता हूँ 200 रुपए का करके बेचे, ताकि लेकिन पता चले। इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। वजीर आजम के साबिक मशीर इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौला साहब, 76 बरसों में कोई हुकूमत भी न स्मगलिंग रोक सकी, ना अफगान ट्रांजिट पे हम कितना नुकसान उठाते रहे, आपके इल्म में है। अफगानिस्तान से जितनी स्मगलिंग यहाँ होती है, मुल्क की मैशत का हमने तबाह और बर्बाद करके रख दी। कोई हुकूमत ये फैसले क्यों ना कर पाई? सर मैंने आपको कहा ना, पॉलिटिकल कंपल्शन होती है। मैं, आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा है, किसी और प्रोग्राम में कह दिया था कि एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि 995 पंप्स पे ईरानी तेल बिक रहा है। 17 पॉलिटिशियन जो है ना वो ईरान स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, कहा है ना। और ये भी कहा है कि जी 204 हवाले हुंडी वाले पंजाब में, 173 KPK में, 170 सिंध में। तो इतने एक्यूरेट फिगर कहाँ से आए? क्या रातों रात बनी है ये रिपोर्ट? उस पर काम हो रहा था ना।
अब एक्शन लेने का टाइम है। आप बिल्कुल देखिए, पानी सर से गुजर चुका है। शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं सिर्फ अफगानिस्तान से हम स्मगलिंग रोक दें तो 20% मुल्क की मैशत संभल सकती है। मुझे उनकी स्टेटिस्टिक्स का अंदाजा नहीं है, मगर मैं आपको 20% की बात नहीं बता रहा, मैं रिसर्च से बात करता हूँ। मैं संभल सकती है अगर वहां से स्मगलिंग रोक दी जाए। सर मैं क्लियर बात बताता हूँ, उसमें आपको $2 बिलियन या $3 बिलियन की रेवेन्यू बढ़ सकती है। $3 बिलियन जी, $3 बिलियन की रेवेन्यू का मतलब ये होता है आपका कि आज आप 800-900 बिलियन आपकी जो इस वक्त कैपेसिटी जो है, जो हमारी इकोनॉमिक रिसर्च है या मेरी टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट, हमने जो RRMC की इंटरव्यू, आपने टैक्स रिफॉर्म से बड़ा काम किया तौला साहब, लेकिन आज के दिन तक सिर्फ सैलरीड क्लास टैक्स पे करने में नंबर 1 है, और सबसे ज्यादा मैंने उन्हीं को डिफेंड किया था। लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते। सर मेरी तो दुश्मनियां हो गई, शायद आपके रिकॉर्ड पे नहीं है, आप पूछ लें, आपको सबको पता है। आपके एंकर जो हैं फवाद साहब से पूछिए, रेड लाइनें ड्रॉ हो गई थी। और सर जी, मैं तो वो आदमी था जिसने लिखा हुआ है ना, मेरी रिपोर्ट लिखी हुई है। अब अगर किसी माइकल आल में हिम्मत है तो उसको मुझे दे, मैं इंप्लीमेंट करवा देता हूँ। दे। सबसे बड़ा टैक्स चोर कौन है, कौन सा तबका है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके ख्याल में देखिए नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? सारे ही हैं सर। मैं लेट्स नॉट आइसोलेट एनीवन, रिपोर्ट इज रिटन ना सर। आप मुझे मुझे नहीं करने दें, कोई अल्लाह के वली को और ले आए या मुझे ऐसे गुनाहगार को ले आए, हम काम करके देते हैं, फिर आप देखिए। मगर आपको एक मिनट, फिर आप पीछे कोई ना आए, ना मीडिया है हमारे पीछे कि भाई ये फलाने ने ये कर दिया था तो उसकी तो पूरे खानदान की बकिया उधेड़ देंगे। आप ये ना करें, फिर आप उसको काम करने दें। IMF का ये मुतालबा कि 50,000 तक सैलरी वाले लोग टैक्स नेट, कोई मुतालबा नहीं था, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ये देखें, कभी कोई आके टीवी पे कह देता है कि राशनिंग करनी पड़ेगी। भाई राशनिंग उस जगह होती है जहाँ फूड सिक्योरिटी का मसला हो। ये हवा में तीर चलाने से नहीं होता। 20% स्मगलिंग रुक जाएगी और 40% ये हो जाएगा। कैलकुलेशन करें। चले आप मुझे बता दें भी, हमारे पास 2015 में एक रिपोर्ट बनी थी, 2015 की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, ये कस्टम के कुछ महकमों के लोगों ने बनाई थी, जो इसके कुछ इख्तिसाबात हमारी टैक्स रिफॉर्म कमीशन की 2016 की रिपोर्ट में, इसलिए मैं डाइवर्ज कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता। उस वक्त $9 बिलियन की स्मगलिंग होती थी अफगानिस्तान और दूसरे मद में, और 9 बिलियन में से $4 बिलियन के उस वक्त मोबाइल फ़ोन थे। तो इमरान खान की हुकूमत में ये एक अच्छा काम हुआ कि IMEI करके आपने उसको प्लग कर दिया। बाकी $5 बिलियन की कुछ आइटमों में अब कमी आई है। अब उस क्वांटम को, और उसकी वजह से हमें $2 बिलियन का रेवेन्यू लॉस उस वक्त होता था। अब अगर मैं मोबाइल का निकाल दूं जो कि अब हमें मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से हार्डली ये आपको $3 बिलियन से, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 3 बिलियन। अगर मेरे पास 16,000 बिलियन की कैपेसिटी है, आप मुझे रिफॉर्म करने दें, ऑटोमेशन करने दें। आपको रिफॉर्म्स रोकता कौन है, ऑटोमेशन कौन रोकता है? सर ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि एवरीवन, दोज स्टेक होल्डर्स जिनको जो ये कहते हैं कि जी हमने बहुत एहसान किया इस मुल्क पे टैक्स देके, मैं समझता हूं उन्होंने एहसान नहीं किया, वो उससे ज्यादा फायदे ले जाते हैं। ठीक, आप मुझे बताएं ना कि किस मुल्क के अंदर एक्सपोर्टर 1%, 1.25% टैक्स दे के छूट जाता है। आप इंडिया की मिसाल देते हैं, आप बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, आप दूसरे अपने कंपिटिटर्स की मिसाल देते हैं। मुझे उन्होंने एक दिन किसी एक्सपोर्टर ने ये बात कर दी कि जी तोला साहब हमें तो 17% पे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस मिलते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा? आप एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें 3% पे आप लोन ले लें, क्यों नहीं ले रहे आप? तो उनको वो कैपिटल जो रेट में जो फर्क आएगा ना, तो वो उनको नहीं मिलेगा। अब उनको दे वांट टू केक एंड ईट इट टू। मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का जो है वो पैगाम लेकर वापस आ रहे हैं, मुल्क की तरक्की और मैशत को बेहतर करने का पैगाम होगा। तजर्बा तो यही कहता है, 92 का दौर देख लीजिए। बिजली सस्ती कर लेंगे? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन, बिजली सस्ती की जो रेसिपी होगी ना, वो आपकी इंशाअल्लाह ताला डॉलर होगी और इंटरेस्ट रेट होगा। दूसरी, कैपेसिटी पेमेंट सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप नए सही मायनों में सोलर के लाइसेंस दे दें 4 सेंट पे, और आप डॉलर को नीचे ले आए, और इवन कैपेसिटी पेमेंट भी थोड़ी ऊपर आपको देनी पड़े, जो कि स्लोली ग्रेजुअली वीड आउट हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। बट इतनी सस्ती नहीं हो सकती जितनी हम हाइड्रो बिजली हम क्यों ना बना सके? बड़ा मुख्तसर वक्त बचा मेरे पास। मुझे आप एक बात बताएं ना, ये तो आप सूबाई मसला है ना, तो KPK में 9 साल जिसकी गवर्नमेंट थी उसको आप पूछे ना, वो तो 350 डैम बनाने का दावा करते हैं। कहाँ है? दावा तो कर 3.5 है, तब 0 बाद में लगा देंगे, एक 35 बने।
आप समझते हैं कि मौजूदा इलेक्शन होने के बाद कुछ आम आदमी के मसाइल हल कम हो सकते हैं? सर देखें, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, प्लानिंग की ज़रूरत है और ये हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि किसी की पर्सनैलिटी पे हमें हिट नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर आपको अब पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, सिर्फ एक्शन पे रिलायंस नहीं होगा। पॉलिसी विद एक्शन विल प्रूव। आजकल जो कुछ हो रहा है वो एक्शन हो रहा है विदाउट एनी पॉलिसी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें अब आप वो जो दुकानदारों पे कल आई कि जी वो मैं एक चैनल पे था तो वो दुकानदारों के लिए आएगी जी, दुकानदारों को हम फिक्स टैक्स, वो फिक्स टैक्स 80-90 हम सबसे चला रहे हैं, वो सिर्फ एक ही वही है कि जी होता कुछ नहीं है। तो हमने जो एक फार्मूला दिया आप उसको क्यों आजमा नहीं रहे? आजमा लें उसको। तो साहब प्रोग्राम का वक्त जो है बड़ा मुख्तसर है, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। ये चीज़ें आपसे ज़रूर जानेंगे कि आने वाली हुकूमत के पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि जिसकी बुनियाद पर ये बड़े अहम फैसले पॉलिसियों का तसलसल कैसे होगा, जिसकी बुनियाद पर और चरागों में रोशनी और ज़्यादा ख़राब होने के इम्कान होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगानिस्तान समेत तमाम गैर मुल्कियों को जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिनके पास पाकिस्तान में अब रहने के जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन्हें जाना होगा 31 अक्टूबर से पहले। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर अहमद सईद मनाज साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात होगी 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम उन गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ना है जो पाकिस्तान में साल हा साल से मुकीम है। इससे मुल्की मैशत को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान की मैशत संभल पाएगी, और क्या 31 अक्टूबर की डेडलाइन जो है ये काफ़ी है इन तमाम गैर मुल्कियों के लिए कि वो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस मुल्क से रुखसत हो जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मनाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब, 31 अक्टूबर चंद दिन बाकी रह गए हैं, क्या मुमकिन हो सकेगा कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ जाएं? देखिए, आपका सवाल जो है, कंसर्न आपका बिल्कुल जेन्युइन है कि आप 24 दिन रहते हैं, उसके हिसाब से किस तरह से मुमकिन होगा। लेकिन हम पिछले 40 सालों से, बल्कि अब तो 50 साल हो गए हैं, जिसमें कि अफगान के जो महाजरीन है खास करके उनको और उनका देखे दूसरे ममालिक के जो तारकीन वतन है वो पाकिस्तान में बगैर सफरी दस्तावेज के आके रहना शुरू हो चुके हैं। इनको यहाँ से अपस्ट्रिक्ट करना कोई मसला नहीं है। सब एक वक्त आना था कि हमने उनको इस तरह का शॉर्ट टाइम देना जरूरी था, और वो मुझे यकीन है कि ये काम जो है ये हो जाना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव होंगे और इनको यहाँ से धकेला जाएगा फिजिकली। अगर आप जिसको जितनी लंबी डेट्स देंगे तो फिर आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ सकते हैं, आप दूसरे के जो है दुनिया के प्रेशर भी शायद आ जाए, लेकिन एक दिन आना ही आना है जिसमें इनको वापस जाना है, और इसमें मजीद पाकिस्तान जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता, स्पेशली इसकी इकोनॉमी। तो इसमें एक एम्बिशियसनेस जरूर नजर आती है, लेकिन देयर हैज टू बी अ डेट, और एनफ इज एनफ, इन्होंने वापस अपने मुल्कों में जाना ही जाना है। अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि चमन से भी तकरीबन 50-60 फैमिलीज अफगानियों की वापस गई हैं, और तकरीबन 100 जो है वो तुर्कम के रास्ते अपने वापस अपने ममालिक में गए, जो कि खुशाइन चीज है। और उसके बाद जो है फिर एक होल ऑफ अ नेशन, होल ऑफ अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जो है वो एक जनरेट होगा, जिसकी कि एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान की है उन्होंने इसका इरादा किया, और तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इसमें आपकी FIA खास करके शामिल है, वो गेयर्ड अप हैं, और इंशाल्लाह ताला 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर ऑनवर्ड आप देखेंगे कि फिजिकली भी इनको अपने मुल्कों में वापस धकेला जाएगा। साहब, मेरा सवाल ये है कि हम 76 बरसों में हम क्यों ना ये समझ पाए कि गैर मुल्की यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रहते रहे, वो शनाख्ती कार्ड बनवाते रहे, वो बिजनेस शुरू करते रहे, उन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली, लेकिन हम ये फैसला ना कर पाए कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान आए वो पाकिस्तान के पेपर्स भी बनवा ले, यहाँ की प्रॉपर्टीज भी खरीद ले, यहाँ पे कारोबार भी संभाल ले। देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल की कमी जो है, मैं उसको इसका मोटे इल्जाम ठहराऊंगा कि अफगानियों को खास करके, और जो दूसरे यहाँ कराची में खास करके जैसे बंगालीज यहाँ पे रहते हैं, या वियतनामीज में मैंने सुना यहाँ पे हैं, और कुछ और ममालिक के लोग भी यहाँ सफरी दस्तावेज के बगैर रहते हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने वोट बैंक के तौर पर देखती रही हैं। स्पेशली आपके मदरसों के अंदर जब ये अफगानी आके बसे हैं, तो इस तरह के जितने आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी रिलीज ओरिएंटेशन और उनके मदारिस हैं, इन्होंने इनको पीछे मुल्क में धकेलने के बजाय अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर रखा। अभी पॉलिटिकल विल जो है
उसकी कमी थी। और मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिकल विल भी है, अब गवर्नमेंट की विल भी है और मिलिट्री लीडरशिप जो है इसके पीछे खड़ी है, क्योंकि उससे पहले आपकी इकॉनमी फिर जो है वो चल रही थी, दौड़ नहीं रही थी, चल जरूर रही थी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, वो इंतहाई जख्मी हालात में पाकिस्तान, और अब भी वो अपने तारकीन वतन को और इस तरह के अफगान महाजरीन को पिछले 50 साल से पनाह दी हुए, तो मैं समझता हूँ कि अपना खून पिला रहे हैं इनको। तो एनएफ इज एनफ, और हमारी जो इकॉनमी के ऊपर इन्हें इतने नेगेटिव असरात है, स्पेशली जो इन्होंने अब्यूज किया अफगानियों ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, और उसमें जिस तरह स्मगलिंग को और हमारे यहाँ से डॉलर्स को, और कहते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30% पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अफगानियों के कंट्रोल में, जब जी चाहे उसको वो गिरा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी की जो इसकी शदीद तर मुश्किलात का शिकार है, तो उसमें SIFC के प्लेटफॉर्म से इस बात का इरादा किया गया कि आपके जितने यहाँ पे गैर मुल्की यहाँ पे बगैर सफरी दस्तावेज के रह रहे हैं, उनको पीछे धकेलना होगा अपने अपने मुल्कों में, क्योंकि जो बगैर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के इलीगल रह रहे हैं वो या तो मीनियल जॉब्स करते हैं, और अगर मीनियल जॉब्स उन्हें गुजारा ना हो रहा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो डेवलप करते हैं और छीना झपटी करते हैं। स्पेशली कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में आप देख लें, या इसी तरह वो फिर मैसनरीज के तौर पे काम करते हैं, TTP के लोग उनको पैसे देते हैं और वो फिर बम धमाके करते हैं। तो जो बम धमाके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसने ना सिर्फ आपके लोकल इन्वेस्टर्स का जो है एतमाद वो खराब किया, बल्कि जो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी थी वो इन वजूहात की वजह से ना आ सकी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब एक होल ऑफ अ गवर्नमेंट, होल ऑफ अ नेशन एक रिस्पॉन्स जनरेट करने की और विल एक पाई जाती है कि अब जितने तारकीन वतन है उनको अपने अपने मुल्कों में वापस भेजें, पहले अमन के साथ 31 अक्टूबर तक, और अगर कोई इसमें काबू नहीं आता और नई बात मानता गवर्नमेंट की या स्टेट की, तो फिर उनको जोरे बाजू से और जोर से और यूज सब जो लोग यहाँ पे बिजनेस बना चुके हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना चुके हैं, फैमिलीज उनकी यहाँ पे मुकीम है, बच्चे उनके स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनके हवाले से पॉलिसी क्या होगी? देखिए, ये इंतहाई मजाका खेज एक आर्गुमेंट इसको जनरेट किया जा रहा है कि उनकी यहाँ पे जनरेशन जो है वो पैदा हो चुकी है, उनके घर हैं यहाँ पे और उनके यहाँ पे बिजनेसेस हैं, तो बिजनेसेस हैं तो बस हमने उनको यहाँ पे पनाह दे रखी थी। 50 साल से अगर यहाँ पे हैं तो अपने मुल्क में जाएं। वो सरकास्टिकली अफगानी ये भी कहते हैं कि हमारे मुल्क में $1.88 अफगानी रुपयों का मिलता है, तो अपने मुल्क में जाके तजारत करें। उन्होंने अपने अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को स्मगलिंग के लिए अब्यूज किया है, और वो यहाँ पे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री और लोकल इंडस्ट्री जो उसको बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। तो यहाँ पे अब उनका कोई हक नहीं बनता यहाँ पे रहें, लेकिन ऑफ कोर्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे हैं उनका भी एक टाइम होना चाहिए। उनको शहरियत अगर यहाँ पे मिली है तो उनका भी नादरा के अंदर अभी देखें तो एक बड़े बेहतरीन शोहरत के जो DG नादरा जो है उनको यहाँ पे तैनात किया गया, मुनीर अफसर साहब को। तो उन तमाम एलिमेंट्स का भी यहाँ पे कला कमा किया जाएगा जो पैसे लेकर इस तरह के अनफॉर्चुनेटली उनके लिए शनाख्ती कार्ड बनाते चले आए। तो एक होलसम किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा और इन तमाम लोगों को पीछे धकेला जाएगा। ये भी एक परसेप्शन यहाँ पे डेवलप की जा रही है कि ये एक्शन जो है तमाम गैर मुल्कियों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फेजेस के अंदर होगा। पहले फेज में वो लोग यहाँ से वापस जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दूसरे फेज में वो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है और उनकी मुद्दत मियाद यहाँ पे खत्म हो चुकी है और उनका वापस जाना बनता है। तो इस तरह फेजेस में ऑपरेशन होगा और अमन के साथ इंशाल्लाह ताला होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी अपने 24 करोड़ अवाम को फीड कर ले तो बड़ी बात है, ना कि 50 लाख जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं और जो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, मईशत के लिहाज से, तो उनको वापस अपने मुल्कों में जाना अब बनता है। तो पॉलिटिकल विल भी है और तमाम इदारे एक पेज के ऊपर। साहब, आपने आगाज में एक बात कही कि गैर मुल्की प्रेशर आ सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर आ सकते हैं, तो क्या हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है किसी प्रेशर को कबूल नहीं किया जाएगा? दूसरा, क्या हम उन अक़वाम को या उन ममालिक को बता नहीं सकते कि उनके अपने मुल्कों के अंदर अगर कोई ओवरस्टे करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, उसको सजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ लोग साल से रहते रहे, हम क्या इस बात को उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे? जी बिल्कुल, वो पहुंचाना शुरू भी कर दिया। फॉरेन ऑफिस के हमारे जितनी जो लोग हैं वो भी और स्पोक्स पर्सन भी और जितने दूसरे बैरून ममालिक में हमारे
जो सफारतकार हैं वो ये पोजीशन इंटरनेशनली ले रहे हैं। थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का एक चैलेंज जरूर आता है, दुनिया उसके पीछे इस नारे की खड़ी होती है, स्पेशली जो आपको जो रेफ्यूजीज के बाद में आपको कुछ डॉलर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो डॉलर्स 1.3 मिलियन अफगानियों के लिए सिर्फ मिलते हैं, और जबकि 50 लाख तकरीबन अफगानी हैं, और सालाना अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को 750 रुपए के करीब मिलते हैं। 750 रुपए में आपने इतने बड़े लोगों को यहाँ पे ज्यादा लोगों को रखा हुआ है, और पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क होने के नाते ये पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली लेके यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। क्या अपने वेस्टर्न कंट्रीज क्या एक दिन भी अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की को बगैर सफरी दस्तावेज के रहने दे सकते हैं, जिसका गैर मुल्कियों के पास या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ह्यूमन राइट्स का नारा लेके आगे बढ़ते हैं, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होगा। तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला सुनी जा भी रही है और सुनी जाएगी भी। तो मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ, और पाकिस्तान को एक दिन तो ये शुरू करना था। ये बेहतर है कि एनफ से मुराद ये लिया जाए कि 31 अक्टूबर डेडलाइन आखिरी है, इसमें कोई तोसी नहीं होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब तक कि गवर्नमेंट ने जो पोजीशन ली है वो 31 अक्टूबर ही है, और इसके दौरान इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। डेली हजारों लोग जो है तोरखम और चमन बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी काफी हद तक कम हो चुकी है, और अभी तक वो सिर्फ लोग पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगे 31 अक्टूबर के बाद जिनके पास के पासपोर्ट प्रॉपर पासपोर्ट होगा और उन पे पाकिस्तानी वीजा होगा। प्रेशर अफगानिस्तान की तरफ से वो डेवलप होने जा रहा है, और कुछ उनके गवर्नमेंट के एहलकारों ने इस तरह की बात भी की है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत इनको वापस भेजना होगा। शायद जो चूंकि माजरीन काफी ज्यादा हैं, तो शायद ह्यूमन एक एलिमेंट को देखते हुए तारीख बढ़ाई भी जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि तारीख को बढ़ाना नहीं चाहिए, और इन 24 दिनों के अंदर उनको यहाँ से निकलना चाहिए। मेजॉरिटी इनकी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आपके कोयटा में या KPK के ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जो बॉर्डर के करीब हैं, वो अपना बोरियत बिस्तर उठाए और यहाँ से वापस निकलें। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को तारीख जो है बढ़ानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है। उन तमाम गैर मुल्कियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना होगा, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मैशत को 20% तक फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि बड़े बड़े इल्ज़ामात उन लोगों पर है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, यहाँ के सरकारी दस्तावेज़ात बना चुके हैं, और मुसलसल यहाँ कई सालों से रहकर मुल्क की मैशत को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान ने अब फैसला किया है, इस फैसले पर अमल दरामद का वक्त है कि 31 अक्टूबर आखिरी तारीख हो, उसमें तोसी भी ना की जाए। ये आज का प्रोग्राम था। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।